इंस्टीट्यूट शिक्षामृतम। मेरा नाम है योगिता ध्यान। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज और कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तो उनको डिस्कस करने से पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द का मतलब। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, स्टैटिक मीन्स रुका हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, जबकि चार्ज कैसा होगा, रुका हुआ होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बताई है। मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज। ये जो टर्म मैंने यहाँ लिखी है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको तुमने 9th में सुना है, 10th में सुना है, 11th में और अब 12th में भी सुन रहे हो। बहुत ही बेसिक टर्म है, काफी टाइम से सुनते हुए आ रहे हो। तो चार्ज के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। कोई भी एटम या कोई भी मेटल 3 एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों में न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल हो गया, उसको किनारे रख दो। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चार्ज पार्टिकल्स की। तो तुम्हारे पास जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो 2 हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन पे चार्ज हम लेते हैं +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बाय कन्वेंशन है। बाय कन्वेंशन प्रोटॉन्स को प्लस चार्ज कंसीडर करते हैं और इलेक्ट्रॉन पे हम लेते हैं माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये सारी बातें तुम लोगों को पता है, इनसे तुम लोग अवेयर हो। लेकिन अभी तक हमने यहाँ पर चार्ज को कहीं डिफाइन नहीं किया कि चार्ज आखिर है क्या। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन की बात करूं तो दोनों का ही अपना क्या होता है, एक मास होता है कि नहीं होता है। तो ड्यू टू दिस मास ये क्या एक्सपीरियंस करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अपना एक मास होता है, ड्यू टू इट्स मास ये एक्सपीरियंस करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे होता है चार्ज। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज होता है और इस चार्ज की वजह से वो एक्सपीरियंस भी करते हैं और साथ ही साथ एक्सर्ट भी करते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो यहां पर क्या है, जैसे मास किसी पार्टिकल का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हुई या एडिशनल प्रॉपर्टी हुई, उस एडिशनल प्रॉपर्टी की वजह से पार्टिकल्स पे क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक उसी तरीके से चार्ज भी पार्टिकल की एडिशनल प्रॉपर्टी है। इस एडिशनल प्रॉपर्टी की वजह से उनके बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। तो इसको बोला जाता है, इस एडिशनल प्रॉपर्टी या फिर इस इनहेरेंट प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, चार्ज बोला जाता है। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से समझ लो। ये चीज क्योंकि तुम्हें पहले से पता है तो इसको तुम यहाँ से रिलेट कर सकते हो। जैसे पार्टिकल का मास है और मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है, वैसे ही पार्टिकल का चार्ज है और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं समझने के लिए। जैसे चार्ज को हमने डिफाइन कर लिया, लेकिन कैसे किसी बॉडी पर कोई चार्ज एक्वायर होता है, कैसे किसी बॉडी पर हम बोल सकते हैं कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आया या उस पर नेगेटिव चार्ज आया। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पर लेके चलते हैं। सपोज ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इनिशियली दोनों अनचार्ज्ड हैं। अनचार्ज का मतलब क्या हुआ, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है। अब मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐसे रब कर दिया, एक दूसरे के साथ ऐसे मैंने इनको रगड़ दिया। तो क्या होगा, मान लो ये वाला ब्लैक वाला मार्कर, इस वाले मार्कर पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आने का क्या मतलब हुआ, यानी कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तभी तो इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हुए। तो यानी कि यहाँ पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो एज इट इज थे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, मीन्स इस वाले ऑब्जेक्ट पर नेट नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये वाला ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, ये बहुत ही एक सिंपल सा मैंने ऐसे ही रैंडम एग्जांपल तुम लोगों को बताया है।
इंपॉर्टेंट टर्म की मैं यहाँ पर बात कर रही थी, तो वो टर्म है एलिमेंट्री चार्ज। डेफिनेशन मैं इसकी बता देती हूँ। एक्चुअली डेफिनेशन ये लिखी हुई है। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन, उसको बोला जाता है एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, एक प्रोटॉन या फिर एक इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का, उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री चार्ज हम बोलेंगे। अब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको बोला जाएगा एलिमेंट्री चार्ज। कूलम चार्ज को मेजर करने की यूनिट होती है। अब अगर यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोटॉन की तो प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा नोटेशन यूज करते हैं एलिमेंट्री चार्ज के लिए। वो नोटेशन क्या है? प्लस माइनस ई। ई तो मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। प्लस ई है तो प्रोटॉन की बात हो रही है, माइनस ई है तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एलिमेंट्री चार्ज। अब क्योंकि ये एलिमेंट्री चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। ये सबसे छोटा चार्ज होता है जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इससे छोटा चार्ज ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, तो इनसे छोटा चार्ज भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये बोलूं कि मैंने इस ऑब्जेक्ट से आधा इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये हो सकता है कि कम से कम मैं इस ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन तो इस वाले ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करूं, अगर ट्रांसफर होना ही है तो। आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्री चार्ज से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो ट्रांसफर भी कहां से होगा। तो अब आगे पढ़ते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि अगर दोनों चार्जेस लाइक हैं, लाइक मीन्स या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो उस केस में उनके बीच में लगेगा रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो उनके बीच में लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सरल शब्दों में लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? चार्जेस एडिटिव। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। कहीं पर Q1 है, कहीं पर Q2 है, कहीं पर Q3 एंड सो ऑन। तो इस ऑब्जेक्ट का जो ओवरऑल चार्ज होगा वो इसके डिफरेंट पार्ट्स में जो चार्ज प्रेजेंट है उन सबका एल्जेब्रिक सम मीन्स ओवरऑल चार्ज विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर Q3 माइनस 2 कूलम है, या और Q1 ले लो 1 कूलम, Q2 ले लो 2 कूलम, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 1 कूलम प्लस 2 कूलम एंड माइनस 2 कूलम, दैट विल बी 1 कूलम ओवरऑल चार्ज। हम यहाँ पर साइन भी कंसीडर करेंगे। एल्जेब्रिक सम एल्जेब्रिक सम की हम बात कर रहे हैं मीन्स वी आर कंसिडरिंग द साइन ऑल्सो। तो ये हो गया चार्जेस एडिटिव इन नेचर। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब पहले मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि फिर से मैं कोई दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंसीडर करती हूँ। एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। तो ऑब्जेक्ट ए से सपोज मैंने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे इस ऑब्जेक्ट बी में, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा, हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे हो, ये भी हो सकता है कि 4, 5, 6।
n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लो मैंने A से B में ट्रांसफर करे, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 अप टू n ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी की सारी कैसी होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यूज ही होनी चाहिए। मींस चार्ज का जो ट्रांसफर है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू में ही होगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से होगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं E/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया या फिर 2E/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होगा, जो भी ट्रांसफर होगा वो इंटीजर फॉर्म में ही होता है। इसको बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन integral multiple of the elementary charge। ठीक है, एलिमेंट्री चार्ज का मतलब कहां से आया, ये E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज है, और ये 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन अप टू एन, ये क्या शो कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यूज, इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज होगा। इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस एन ई की फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ पर एन क्या है, एन इज एन इंटीजर, और ई का मतलब क्या है, एलिमेंट्री चार्ज। तो ये इसको बोला जाता है चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। अगर हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है। ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हम चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लो ये एक रूम है, ठीक है, इस रूम के अंदर मैं अपना एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाती हूँ। कैसे, 2 ऑब्जेक्ट्स लेती हूँ, एक हो गया ग्लास रॉड, दूसरा हो गया सिल्क। एक ग्लास रॉड मैंने ले ली, दूसरी क्या ले ली, सिल्क ले लिया। इन दोनों को मिला के मैंने अपना एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाया। मैं इसी रूम के अंदर हूँ, ये ऑब्जेक्ट भी दोनों इसी रूम के अंदर है, लेकिन मेरा जो आइसोलेटेड सिस्टम मैंने कंसिडर करा वो क्या है, इन दो को मिला के ये मेरा आइसोलेटेड सिस्टम बना। तो अब क्या करा मैंने, इस ग्लास रॉड को सिल्क के साथ ऐसे रब कर दिया। तो रब करने से ग्लास रॉड पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इनिशियली दोनों क्या थे, अनचार्ज थे, लेकिन अब आफ्टर चार्जिंग प्रोसेस इस ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया और सिल्क पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इस ग्लास रॉड पे जितना पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही इक्वल और अपोजिट चार्ज, यानी कि उतना ही नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा, इस सिल्क पे आएगा। तो अगर मैं इस आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं तो अभी भी आफ्टर चार्जिंग प्रोसेस भी इस आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज 0 ही है, क्योंकि इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पर आया, तो नेट चार्ज विल बी 0। तो चार्जिंग से पहले भी मीन्स जब ये अनचार्ज थे तभी भी चार्ज 0 था। आफ्टर चार्जिंग मीन्स आफ्टर रबिंग प्रोसेस भी चार्ज कितना है, 0 ही है। मीन्स चार्ज क्या रहा, इस आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कैसा रहा, कंजर्व रहा। तो इसका बोला जाता है चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी चार्ज की। आगे हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। जैसे तुम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, उसी का एनालॉगस होता है कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। 2 इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन लगता है। इसका मैग्नीट्यूड हम पता कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ की हेल्प से। कैसे पता कर सकते हैं, सपोज ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, पॉइंट चार्जेस। इस पर हम बाद में आएंगे। चार्जेस कैसे होने चाहिए, दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज होने चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हम किनारे रखते हैं। तो Q1 और Q2 दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज हैं, उनके बीच का डिस्टेंस r है। Q1 को रखा है पॉइंट A पर, Q2 को रखा है पॉइंट B पर। अब कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से हम Q1 और Q2 के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड पता करेंगे। मींस
अब हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा है, मैथमेटिकल एनालिसिस इसका हम शुरू करते हैं। तो अगर तुम उस स्टेटमेंट को पढ़ो तो क्या कह रहा है वो, फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, पहली चीज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, लेट्स से एफ है, एफ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के। पहला चीज जो यहाँ पर हमने देखी है अभी। दूसरी बात वो क्या बोल रहा है, ये जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि 1/r²। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। F इक्वल टू K Q1 Q2/r²। ये K कहाँ से आया, हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को यहाँ से हटा दिया, तो उसको हटा के हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करा है, K इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, ये K की वैल्यू होती है 1/4πε0। एप्सिलॉन को बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। फ्री स्पेस और वैक्यूम, और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन की 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2। के जो कि एक कांस्टेंट है, इसके डिपेंडेंसी चेक करते हैं कि किन बातों पर डिपेंड करता है। पहली चीज ये डिपेंड करता है मीडियम पे, उस मीडियम पे जिसपे कि ये दोनों चार्जेस रखे गए हैं, ये दोनों पॉइंट चार्जेस। ठीक है, मीडियम। दूसरी बात ये किस पर डिपेंड करता है, यूनिट्स एडॉप्टेड। जो यूनिट्स हम एडॉप्ट कर रहे हैं फोर्स को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, चार्जेस को मेजर करने के लिए, यूनिट्स एडॉप्टेड टू मेजर फोर्स, डिस्टेंस एंड चार्जेस। तो इन दो बातों पर ये के डिपेंड करता है। ये हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन आया फोर्स का, तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। फोर्स व्हेन द मीडियम इज वैक्यूम, तो इस केस में अगर मीडियम कैसा है, वैक्यूम है, तो F वैक्यूम विल बी, K को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/4πε0 से। और एक चीज मैं बता दूं, 1/4πε0 को अगर तुम कैलकुलेट करोगे यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ ε0, तो ये आता है 9 × 10⁹ और ये तुम्हें याद भी रखना है। ठीक है, एक बार सॉल्व करने के बाद तुम इसको याद रखोगे। तो अब वापस आते हैं यहाँ पर, F वैक्यूम में K को किससे रिप्लेस करेंगे, 1/4πε0 से, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो 1/4πε0 को तुम डायरेक्ट लिख लो 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। F वैक्यूम, तो ये एक फाइनल रिजल्ट आता है तुम्हारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन द मीडियम इज वैक्यूम। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करा है, इसको हम न्यूटन्स में मेजर कर रहे हैं। अब जो कूलम्ब्स लॉ है, इसकी वैलिडिटी तुम्हें चेक करनी है कि ये कब वैलिड है। मैंने यहाँ पर एक अंडरलाइन करा है पॉइंट, तो चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। अब पॉइंट चार्जेस का मीनिंग क्या होता है, अगर जो चार्ज है उनका साइज बहुत कम है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, अगर चार्ज का साइज कैसा है, बहुत कम है और उनके बीच की दूरी बहुत लार्ज है, तो उस केस में जो चार्जेस होते हैं
Q1 Q2 जो भी चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज विद दिस कंडीशन। तो पहली चीज ये चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने जरूरी है। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि चार्जेस कैसे होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए, मीन्स रुके हुए होने चाहिए। ये ना हो कि वो घूम रहे हो, मूव कर रहे हो, मोशन में नहीं, स्टेशनरी चार्जेस की आप बात करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ के लिए दो चीजें जरूरी हैं, पहली चीज पॉइंट चार्जेस हो और दूसरा स्टेशनरी चार्जेस हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर 1 कूलम ऑफ चार्ज को डिफाइन करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैथमेटिकली इसको हम एनालाइज करते हैं। अगेन हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2। Q1 को रखा है पॉइंट A पर, Q2 इज केप्ट एट पॉइंट B। इन दोनों के बीच की दूरी है R। ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। Q1 Q2 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच की दूरी R है। अब इससे पहले हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से फोर्स का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, वो हमारे पास आया था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन यहाँ पर हम तब लिख रहे हैं व्हेन द मीडियम इज वैक्यूम। ठीक है, ये बात तुम लोगों को याद रखनी है कि ये फोर्स का एक्सप्रेशन तब है जब मीडियम क्या ले रहे हैं, वैक्यूम कंसीडर कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब यहाँ से 1 कूलम ऑफ चार्ज को हम डिफाइन करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। तो उसके लिए हम कुछ यहाँ पर डेटा एज्यूम करते हैं। पहली चीज जो हम एज्यूम करते हैं, लेट फोर्स इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। दूसरी चीज हम एज्यूम करते हैं, डिस्टेंस, दोनों पॉइंट चार्जेस की दूरी है 1 मीटर। तीसरी चीज जो कि हम एज्यूम करेंगे वो होती है कि दोनों के दोनों पॉइंट चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों के दोनों पॉइंट चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, और यहाँ पर हमने उसको ले लिया Q के इक्वल। अब इन 3 बातों के साथ हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमारे पास F की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन। सो वी विल पुट द वैल्यू हियर 9 × 10⁹ न्यूटन विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये चीज हम लोगों को पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी आती है, 9 × 10⁹ आती है। ठीक है, तो उस वैल्यू को हमने यहाँ लिख दिया 9 × 10⁹ दिस। और Q1 और Q2 both are equal in magnitude, so we can write Q square by R square. R square means 1 square. तो यहाँ से Q square की वैल्यू आएगी 1 and which comes out Q equal to ±1 कूलम। फोर्स न्यूटन में था, Q की वैल्यू आएगी ±1 कूलम। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 1 कूलम के चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। अब 1 कूलम के चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 कूलम का चार्ज वो चार्ज है जो अपने इक्वल चार्ज पर 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करता है, जबकि उनके बीच की दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 1 कूलम ऑफ चार्ज।